हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल्स को। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि भाई हम आपके हर एक सेगमेंट को डील करेंगे एंड आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होने देंगे। तो हमने हमारे चैप्टर्स को डिस्कस किया, हमने चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, एमसीक्यूज को डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हमने बात कर ली। एंड अब फाइनली बारी है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, या यूं कहूं कि प्रैक्टिकल्स कैसे लैब में परफॉर्म कराए जाएंगे, इसकी डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम इसमें कवर कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिकल्स। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्कूल लैब में। ठीक है, तो भाई अभी हमारे पास इस सेशन में है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए ओम के नियम का सत्यापन, मतलब ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। ये क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th में भी है, एंड मैंने प्रैक्टिकली दोनों को ही समझाया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को एंड डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये ओम का नियम होता क्या है, कौन थे, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स में क्या करना होता है भाई, तो आपको पता है जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है क्या, टॉप मोस्ट में लिखते हैं उद्देश्य। तो भाई आप इसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं और अपने प्रैक्टिकल की कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहां से बिल्कुल जो मैटर लिखना होता है आपको प्रैक्टिकल कॉपी में, वो सब कुछ मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए, है ना। तो अब किसी के दूसरे की कॉपी से कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है, आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आप ये सब कुछ मिलने जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या लिखी जाती है भाई हमारे प्रैक्टिकल कॉपी में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिकल का, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो उद्देश्य है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V तथा उनमें से बहने वाली धारा I की निर्भरता का अध्ययन करना और इसके प्रतिरोध R का निर्धारण करना। V और I के बीच में ग्राफ भी खींचना। जैसा कि हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है कि भैया V और I के बीच में संबंध है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V समानुपाती होता है I के, विभव समानुपाती होता है विद्युत धारा के, और समानुपाती चिन्ह हटाते तो क्या लगाते भाई, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक प्रतिरोध ले आते हैं R। तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करना है, एंड V और I के बीच में हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें चाहिए होगी इसके लिए, तो इसके लिए चाहिए हमें उपयुक्त रेंज की वोल्टमीटर, एमीटर, प्रतिरोधता या प्रतिरोधक, कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक ड्राई सेल चाहिए, या फिर बैटरी हो, एलिमिनेटर हो, ये चलेगा, एक रियोस्टैट चाहिए और एक सैंड पेपर का टुकड़ा चाहिए। बस इतनी सी चीज हमें चाहिए जिससे कि हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, और मैं आपको एग्जैक्टली परफॉर्म करके दिखाने वाला भी हूं। ठीक है, तो चलिए इतनी सी पोर्शन, मतलब हमारे दो टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल कॉपी में हमने जब लिख लिया होगा, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर भाई, तो इसका नियम, इसका सिद्धांत। तो ओम का नियम क्या है भाई, तो ओ यदि भौतिक अवस्थाएं समान रहे या अपरिवर्तित रहे, चेंज ना की जाए, तो किसी बंद परिपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती I होता है। अगर मैंने V इक्वल्स टू लिखा तो क्या लिखूंगा, RI लिखूंगा, और यहां पर I इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, तो I इक्वल्स टू मिल जाएगा V अपॉन R, जहां पर V क्या है भाई, तो V है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा, R कौन है, प्रतिरोध। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ओम के नियम को, उसके बाद मतलब इसके सिद्धांत अल्टीमेटली हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत लिखने के बाद क्या काम करेंगे भाई, तो ये जैसा कि हमें समझ में आ गया है कि अगर किसी बंद परिपथ से, ठीक है, कैसा भाई, तो आप बढ़ते हैं प्रयोग पे। प्रयोग करेंगे कैसे, तो देखिए हम एक इस तरीके से सर्किट बनाते हैं जहां पर क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, इसके पैरेलल में लगा एक वोल्ट मीटर, यहां पे बैटरी लगी है और बैटरी के साथ में सीरीज में लगी है एमीटर, और इन सभी के साथ में यहां पर कनेक्टेड है कुंजी की। ठीक है, यहां पे जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना, बहना शुरू हो जाएगा, जहां पर मैं I तथा इसके संगत V का मान क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं। ये I तथा इसके संगत V का मान मैं इजीली कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत आसानी से यहां पर क्या है भाई,
तो यहां पर हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंगली हम इसकी रीडिंग्स को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अगर हमारे स्कूल में जो हमारे पास मिलेगा, है ना, अगर हमारे पास जो मिलेगा अरेंजमेंट्स जो मिलेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर, उनकी अगर बात करें तो कैसे क्या काम करें, तो सबसे पहला काम है सर्वप्रथम परिपथ में 2 वोल्ट की एकल बैटरी के स्रोत के रूप में जोड़ दें, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा और वोल्टेज की रीडिंग लें। उदाहरण के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर की 0.5 एम्पियर और 2 वोल्ट की रीडिंग ली है, ऐसी एज फॉर एग्जांपल, मैं एक्चुअल भी लूंगा अभी, है ना। अब 2 बैटरियों के परिपथ को जोड़ दें और उसके एमीटर और वोल्ट मीटर के संबंधित मानों को नोट करें। मतलब पहले 1 सेल लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, मतलब क्या करें, विभव को बदल रहे हैं, विभव को बदल रहे हैं। अगर विभव को बदलेंगे तो इसका संगत धारा का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो क्या करेंगे, हम विभव को बदलेंगे और इसी के संगत धारा का मान हम चेंज करते जाएंगे। तो देखिए ये एक्चुअल सर्किट डायग्राम है भाई। क्या किया हमने, एक यहां पर लिया ड्राई सेल बैटरी, या इसकी जगह एलिमिनेटर भी ले सकते हैं। एलिमिनेटर क्या होता है, एलिमिनेटर जैसे कि विद्युत धारा को हम डीसी में तब्दील कर सकते हैं। कौन सी विद्युत धारा भाई, एसी को डीसी में। ठीक है, इसके बाद हमने की लगाया, इस की के बाद पहुंचे कहां पर, रियोस्टेट पे, फिर हम आते हैं एमीटर पे, फिर हम वोल्ट मीटर पे, और इसके अगेंस्ट एक यहां पे कनेक्टेड होता है क्या, रेजिस्टेंस भी। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 तरीके के एपरेटस है। एक तो हमारे पास ये बेसिक एपरेटस है भाई, कौन सा, वोल्ट मीटर, एमीटर, ड्राई सेल लगी है, की लगी है, रियोस्टेट लगा और काम हो रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है भाई, तो दूसरा एक हमारे पास में सर्किट, एक किट है पूरी की पूरी बनी बनाई, जिसमें सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, हमको सिर्फ और सिर्फ ट्यून करना है और वहां से हम डिटेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम जरा अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल्स के ऊपर, हम इस सर्किट के ऊपर चलते हैं, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, मतलब हम किट को भी देखेंगे और हम बेसिक सर्किट को भी देखेंगे, और वहां से चलिए फटाफट से हम रीडिंग लेकर के आते हैं। चलिए भाई, तो आ गए अब हम जरा रीडिंग लेने के लिए। तो आपके सामने जो दिख रहा है ये हमारा ओम्स लॉ एपरेटस है। ठीक है, जो हमने अभी सर्किट डायग्राम में समझा था उसी को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली हमने उसको पूरा यहां पर फिट कर दिया है एक बॉक्स के अंदर, और उसका रॉ फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे उसके रॉ फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है। क्या है भाई, ये हमारा एमीटर है, ए लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये हमारा एमीटर है। ये हमारा क्या दिख रहा है भाई, ये हमारा वोल्ट मीटर है, यहां पर वी लिखा हुआ है, एंड ये हमारी की। अब जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं, नॉर्मली यहां पर क्या अवेलेबल है भाई, ये 2 कनेक्शन है कॉपर के, एंड इनके बीच में ये एक पॉइंटर है। जब इस पॉइंटर को क्या करते हैं, यहां पर इंसर्ट करेंगे, तब जाकर के यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहां से इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो पाता है। अदरवाइज ये क्या है, ये ऑफ कंडीशन हो गई और ये की ऑन कंडीशन हो गई। ठीक है, और ये था हमारा क्या, रियोस्टेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, अल्टीमेटली ये हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट अल्टीमेटली क्या है भाई, तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है, ये वायर्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में इसको लपेटा गया है, और यहां पर है हमारे पास में जॉकी, इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट, और शिफ्टिंग करने से हम रेजिस्टेंस को वेरिएट कर पाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, तो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम इसके अंदर में सिंपली डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारी सर्किट डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं इस किट के अंदर। तो यहां पे हमारे पास दिख रहा है, ये रही एलिमिनेटर, मतलब यहां पर हम कनेक्ट कर चुके हैं क्या, बैटरी को। इसके साथ में इसके पॉजिटिव टर्मिनल को देखिए, यहां से एक कनेक्शन चल करके आ रहा है, और यहां पर क्या लगा भाई, स्विच। तो ये हो गया हमारा स्विच, ये क्या है हमारा, ये स्विच है अल्टीमेटली। फिर इसके साथ में सीधे सीधे चलते हुए है, तो यहां पर लगा है मिली एम्पियर लिखा हुआ है। मिली एम्पियर का अल्टीमेट मतलब है कि हम यहां पर एमीटर ले रहे हैं और जिसकी रीडिंग आएगी किसमें, मिली एम्पियर में। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, तो ये चलता हुआ यहां पर गया। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है हमारा, एंड इस रजिस्टर के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया भाई, एक वोल्ट मीटर। मुझे यही रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसी रजिस्टर की वैल्यू निकाल करके ले आनी है, और इसके पैरेलल में दिख रहा है क्या, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर ये रहा भाई हमारा वोल्ट मीटर। ये क्या काम करता है भाई, तो वोल्ट मीटर अल्टीमेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा किसका, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो हमें पता है ना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो इंटरनली ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके बाद हम इसको लेकर के आए कहां पर, रियोस्टेट। ये है हमारा रियोस्टेट, है ना, ये नॉब दिख रहा होगा, ये क्या कर सकते हैं भाई, यहां पे वैल्यूज वेरिएट कर सकते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम हमें समझ में आ गया, तो हम जरा चलते हैं इसके रीडिंग्स के ऊपर कि रीडिंग हम निकालते कैसे। तो देखिए, रीडिंग निकालने के लिए हमने यहां से क्या किया, तो इस सर्किट को करते हैं ऑन। ये स्विच हमने कर दिया ऑन, यहां पर लाइट ग्लो कर गई, इसका मतलब ये सर्किट ऑन हो चुका है। नाउ
अब क्या हो रहा है भाई, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल्स टू IR, तो यहां पर हम V की वैल्यू यानी यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू को वेरिएट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उसके करेस्पॉन्डेंस हम निकालेंगे क्या, करंट की वैल्यू को, ठीक है। और हमको पता है V और I की अगर वैल्यू मिल गई तो इन दोनों को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I, तो यहां से V निकालिए यहां से I, ठीक है। इसकी रीडिंग्स कैसे निकालते हैं भाई, तो रीडिंग्स निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, ये देखिए मैं यहां से इस रियोस्टेट को बढ़ा रहा हूं, तो आप अगर देख पा रहे होंगे रीडिंग में निकालूंगा। सबसे पहले आप देखिए ये दोनों को, तो यहां पे वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं तो यहां पे करंट की भी वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहां पोटेंशियल चेंज हो रहा है, यहां करंट भी चेंज हो रहा है। यहां पे रियोस्टेट को मैं कम कर रहा हूं तो यहां पे देखिए वोल्टेज कम हो रहा है और ये करंट भी कम हो रहा है। तो अल्टीमेट मतलब क्या है भाई, तो हम निकालते हैं एक जरा वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने सेट कर लिया है 0.5 पर, ये हमारा वोल्ट मीटर जो है ये 0.5 पर क्या हो चुका है, सेट, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं एमीटर की बात करूं तो एमीटर में इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए ना, ये जो पहली रीडिंग है मिली एम्पियर में रीडिंग है और पहली रीडिंग इस पर लिखी गई है 5। तो हम रीडिंग कैसे लिखते हैं भाई, तो रीडिंग लिखने का तरीका ये है ना, मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल प्लस क्या करेंगे भाई, तो जो डिवीजन है, जो ये छोटी छोटी लाइन है ये डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल पे ये जीरो के बाद में कहां तक आई भाई, तो जीरो के बाद में अगर देखेंगे तो मेन स्केल हो गया हमारा 0 प्लस क्या करें, डिवीजन, जो डिवीजन है तो यहां से गिनते हुए यहां तक आइए, तो मेरे हिसाब से ये तकरीबन 9 पॉइंट, मतलब ये छोटी छोटी लाइनें 9 डिजिट 9 पॉइंट्स तक ये चल करके आया है। तो 9 पॉइंट इनटू इसका क्या करेंगे, लिस्ट काउंट, ठीक है, क्या करेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो हम इस तरीके से करके पहली वैल्यू निकालेंगे किसका, V का और I का, और इसको हम नोट डाउन भी कर ले रहे हैं क्योंकि यही चीजें हम क्या करने वाले हैं, हम अपने टेबल में भरेंगे और फिर हम उसमें इसके एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करूं भाई, तो इसको और बढ़ा देता हूं मैं, एटलीस्ट 3 रीडिंग तो निकाल ही दूं। इसको वोल्टेज को कर दिया 1 वोल्ट। अब इसमें डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं 1 वोल्ट, है ना, इसमें हम वो लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल प्लस जो हमारा डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट उस फॉर्मेट को ही ले रहे हैं, लेकिन हम जब सेट कर रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू को तो सीधे सीधे सेट कर ले रहे हैं ताकि करंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमको वेरिएट होती हुई दिखे। तो यहां पे अब कितना हो गया भाई, तो ये जो लाइन है ये 10 पर नहीं पहुंची है, 10 से एक लाइन पहले ही है, मतलब क्या हो गया, तो अब इसको लिखेंगे तो मेन स्केल, मेन स्केल मतलब कितना, ये हो गया 5 प्लस कितनी लाइन है भाई, तो 5 के बाद 9 लाइन है, तो 5 प्लस 9 इंटू क्या करें, तो 5 प्लस 9 इंटू कितनी है यहां से यहां तक की, तो भैया इसकी लिस्ट काउंट कितना है, तो 5 अपॉन, है ना, 5 अपॉन 10 0.5 है, तो 5 प्लस 9 इंटू 0.5 कर देंगे तो ये हमारी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इसको भी मैं नोट डाउन कर ले रहा हूं, अभी फिर से मैं इसको अपने टेबल में भरूंगा। इसके बाद रियोस्टेट को और आगे बढ़ाता हूं और मैं इस बार इसको फिक्स कर लेता हूं कहां पे, 1.5 पे। तो इस समय भी अगर आप देखेंगे तो ये 15 कंप्लीट नहीं है, 10 प्लस 9 इंटू 0.5। अच्छा आप चलिए मैं इसके रीडिंग्स नोट करके आपको सिखाऊंगा, वो बात तो सही है, लेकिन अगर आप ये बात देखें तो भाई जब 0.5 पे था तो यहां 5 से 1 पॉइंट कम रह गया, अगर ये 1 पे लेके गया तो यहां पर 10 से 1 पॉइंट कम रह गया, यहां पर 1.5 पे ले गया तो यहां पर 15 से 1 पॉइंट कम रह गया। ध्यान रखेंगे ये मिली एम्पियर में है, नो डाउट, बट मैं अगर सिंपली कहूं तो आपको कुछ दिख रहा है कि कांस्टेंट चल रहा है, जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ा, है ना। पहले 0.5 के लिए ये 9 पॉइंट चला था, तो अगले 0.5 के लिए भी देखा कितना 9 पॉइंट ही चला, यानी ये रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। जब इसको ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन दे रही है। तो हमने 3 रीडिंग निकाली, चलिए जरा इसको हम अपने टेबल में भरते हैं और हम उसके बेसिस पर बनाते हैं ग्राफ को। तो चलिए हमने रीडिंग्स निकालना सीख लिया है और समझ लिया कि भैया किस तरीके से हमने रीडिंग निकालनी होती है, क्या होता है हमारा लीस्ट काउंट और किस तरीके से हम रीडिंग्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास कुछ रीडिंग्स हमने निकाली हुई है ना, तो हमने कुछ रीडिंग्स निकाली है भाई, क्या क्या, तो हमने सबसे पहले निकाला कि अगर 2 वोल्ट हमने रखा था विभवांतर तो मुझे 0.5 एम्पियर की धारा मिली, अगर 4 वोल्ट रखा तो 1 एम्पियर की धारा मिली, 6 वोल्ट रखा तो 1.5 एम्पियर की मिली, 8 वोल्ट रखा तो 2 एम्पियर की मिली, ठीक है। और यहां पर इनके कैलकुलेशंस की बात करें तो V अपॉन I होता है, V अपॉन I कितना हो गया 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, आप करके देख लीजिए, ये 2 को 0.5 से डिवाइड कीजिए, पहला 2 अपॉन 0.5 कितना आएगा 4 ओम, दूसरे में अगर करूंगा तो 4 अपॉन
1 एम्पियर, तो कितना है 4 ओम। तीसरे में कीजिए तो 6 अपॉन में 1.5 इज इक्वल्स टू 4 ओम। आखिरी में कीजिए 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम। मतलब हमें क्या मिल रहा है भाई, तो मुझे प्रतिरोध का एक ही मान मिल रहा है, कौन 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक है, आप अलग अलग वैल्यूज के लिए करेंगे, अलग अलग आपको मिलता रहेगा, कौन कौन V और I, लेकिन R का मान तो हमेशा 4 ही आएगा। किसके लिए, जो मैंने यूज किया रजिस्टर उसके लिए। रजिस्टर की वैल्यू बदलेंगे, आपको प्रतिरोध क्या वैल्यू बदलेंगे, आपको ये यहां पर मान में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। आप यहां पर वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी, और एट द फाइनल एंड आपको क्या मिलेगी, तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करना है भाई, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो सबसे बढ़िया देखिए क्या करते हैं, हमें एक बात पता है कि भाई पोटेंशियल y अक्ष पे और धारा x अक्ष पे जाता है। धारा किस पे जाएगा, x अक्ष पे, और पोटेंशियल किस पे चला गया भैया, y अक्ष पे। तो यहां पर जो जो मान अभी हमने निकाले, क्या क्या निकाले थे, 0.51 1.52, तो 0.51 1.52, ऐसे ही हमने वोल्टेज के लिए क्या क्या निकाले थे, 2 4 6 8, तो यहां पर भी 2 4 6 8 हमने रख दिया। अब क्या करना शुरू करना भाई, तो यहां और इन दोनों से एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, ये मिलेगा। यहां इससे और यहां इससे एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, ये मिलेगा। यहां इससे और यहां इससे एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, ये मिलेगा। यहां इससे और यहां से ये इससे ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट मिलेगा। सभी पॉइंट्स को उठा करके ज्वाइन कर दिया, हमको क्या मिला, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। जो इसका स्लोप है, जो इसका ढाल है, वो क्या बताता है, प्रतिरोध को। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ढाल कैसे निकाली जाती है, किसी भी ग्राफ में ढाल हमेशा निकाला जाता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे कौन है v, और x एक्सिस पे कौन है i, तो v अपॉन i इज इक्वल्स टू क्या होता है r। क्या होता है भाई, v अपॉन i इक्वल्स टू r। तो मतलब ये क्या बता रही है, स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है, प्रतिरोध को, और सीधी रेखा है मतलब क्या बता रही है, एक समान प्रतिरोध को। रेजिस्टेंस कैसा भी कांस्टेंट है, एक समान है। तो मतलब वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच ग्राफ रेखीय होता है। वोल्टेज का परिमाण बढ़ाने के साथ साथ विद्युत धारा का भी परिमाण बढ़ता जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी बढ़ रही है। ये बढ़ रहा है एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है ना भाई, तो दोनों बढ़ेंगे। वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात ओमिक चाल के लिए स्थिर रहेगा। मतलब एक ही प्रतिरोध के लिए अगर बात करेंगे तो भैया ये कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है ये प्रतिरोध, है ना। एक ही चालक के लिए बात करें तो प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आखिरी में क्या लिखते हैं भाई, तो आखिरी में लिखते हैं निष्कर्ष। ये क्या था हमारा, ये था हमारा क्या भाई, अवलोकन तालिका। प्रेक्षण सारणी के नाम से भी इसको लिखते हैं, अवलोकन लिखते हैं, प्रेक्षण सारणी भी लिखते हैं भाई। ठीक है, प्रेक्षण सारणी, और प्रेक्षण सारणी के साथ में जो अभी हमने यहां पर किया था उसको कहते हैं कैलकुलेशन भाई। जो भी उसमें कैलकुलेशन लगा हमने उसको कैलकुलेशन कहा। ये प्रेक्षण सारणी है ना, और डायग्राम ये जो है ये हमेशा कहां बनाएंगे हम, ब्लैंक पेज पे, जो सादा वाला पेज है उस पे बनाएंगे। ठीक है, यहां पर निष्कर्ष की बात करते हैं, क्या निकला हमें, क्या रिजल्ट मिला। तो रिजल्ट हमें मिला कि ओम का नियम केवल और केवल ओमिक चालक के लिए लागू होता है। मतलब ओमीय चालक के लिए लागू, ये प्रतिरोध के लिए मिलेगा, चालक के लिए मिलेगा, ये कुचालक अर्धचालक इनके लिए लागू नहीं है। ठीक, आगे ओम के नियम अर्धचालक जैसे डायोड ट्रांजिस्टर के लिए लागू नहीं होता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के अनुसार एक निश्चित उच्च तापमान के बाद सीधी रेखा वक्राकार हो जाती है। ऐसा कह रहे एक निश्चित और उचित तापमान के बाद ये जो सीधी जा रही है ना, ये थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसी हो जाएगी, ऐसी वक्र हो जाएगी। ऐसी वक्र होने का कारण क्या है भाई, तो इसका कारण ये है कि बहुत ज्यादा अगर आपने बढ़ा दिया उसमें, क्या बहुत ज्यादा अगर करंट का मान बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो ज्यादा तापमान बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। भौतिक अवस्थाओं मतलब ताप दाब लंबाई में परिवर्तन होने पर ओम का नियम विफल हो जाता है। इसीलिए तो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी थी कि अगर सभी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट है तभी ओम का नियम लागू होगा। कौन कौन सी भाई भौतिक राशियां, तो उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, दाब सेम होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए, किसका, कंडक्टर का, तभी ओम का नियम लागू होता है, अदरवाइज ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये हम लिखते हैं निष्कर्ष में। अब इसके बाद आखिर में क्या लिखी जाती है भाई, तो सावधानियां, सबसे लास्ट सावधानियां लिखनी कंपलसरी। क्या, तो तार मोटा होना चाहिए और उसके सिरों का इंसुलेशन ठीक से हटाया जाए। जो तार लेते हैं ना, वो तार पे जनरली कोटिंग की रहती है, कॉपर जैसा जो दिखता है ना आपको, वो कोटिंग है। इसीलिए हमने क्या लिया था, सैंड पेपर। सैंड पेपर से हमने क्या किया था, ऐसा साफ कर दिया था।
साफ करने की वजह से क्या हो गया था भाई, तो सैंड पेपर से हमने साफ कर दिया था, तो उसमें से हम कंडक्शन करा सकते थे, है ना, विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो सकती थी। अगला क्या है, सभी कनेक्शन कसे हुए होने चाहिए तथा अन्यथा परिपथ में कुछ बाहरी प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। सभी जो कनेक्शन है वो सब बिल्कुल टाइट होने चाहिए, नहीं तो बाहर से कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। मीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। कौन सा, एमीटर को, है ना, ये एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगर इसमें नहीं जोड़ेंगे तो ये काम नहीं करता। ठीक, तो यहां तक की बात हो गई, यहां तक हमारा प्रैक्टिकल हो गया भाई, ठीक है ना। अब क्या, तो अगली पॉइंट की और बात कर लेते हैं। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के शून्य चिन्ह ठीक से जांच कर लेनी चाहिए। मतलब एमीटर में जीरो एरर है ना, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए एमीटर में ये देखिए ये एरर काउंट होता है, यहां से जीरो शुरू हुई है और जीरो जो शुरू हुई है वो यहां से शुरू हुई है, देखिए इस पॉइंट से, इधर कहीं पे जाकर के नई मार्किंग है, और ये सुई जो विराम की अवस्था में रुकती है वो यहां रखती है, तो ये तो दिक्कत करेगा नहीं, हर बार इतने का एरर देगा, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना चाहिए। जोड़ने वाले तार के कनेक्शन कसे होने चाहिए। प्लग को कुंजी में तभी लगाएं जब रीडिंग रिकॉर्ड की जानी हो, जब रीडिंग लेनी है तभी स्विच ऑन कीजिए भाई, बाकी टाइम पे नहीं। तारों को अनावश्यक रूप से गर्म होने से बचाने के लिए इसके तुरंत बाद प्लग को उतार दें, नहीं तो तार क्या हो जाएंगे, गर्म होने लगेंगे भाई। थोड़ा बहुत भी उसमें रेजिस्टेंस होगा तो हीट होगा तो ओम्स लॉ विफल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी मूल रूप से क्या सावधानियां। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मौखिक परीक्षा की, मतलब क्या, वाइवा क्वेश्चंस की। तो वाइवा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखनी होती है, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल आते हैं वो हमसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसके जवाब के लिए भैया चलिए रेडी हो जाइए, हम एक एक करके सबके आंसर करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि वो तो सिंपली पूछते हैं आप क्या पढ़ के आए, क्या जानते हैं, और फिर उसी में से उठा करके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बट हम क्या पहले से किस तरीके से, प्रयोग के बेसिस पर हम किस तरीके से तैयारी करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो क्या है भाई, तो देखिए सबसे पहले तो क्या कि आपके पहला ही क्वेश्चन होता है कि भैया किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जनरली ये एक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस की सीरीज है, इसके बियॉन्ड भी पूछी जा सकती है, बट मैंने इसमें कोशिश किया है कि मैक्सिमम इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर लूं। तो भाई प्रतिरोध वर्ड से क्या समझते हैं, तो हम तो ऐसे ही कहते हैं ना, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। क्या भाई, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, दूसरा ओम, एक ओम क्या होता है, तो भाई देखिए R इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, V अपॉन I, तो कह रहे हैं एक ओम बताइए, तो एक ओम क्या होगा, एक वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। तो एक ओम जो होता है वो 1 वोल्ट विभवांतर के कारण यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तब जो मुझे प्रतिरोध मिलेगा उसी को 1 ओम कहेंगे। यदि 1 वोल्ट विभवांतर के कारण 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो जो मुझे प्रतिरोध मिलेगा उसी को 1 ओम कहते हैं। ठीक है, चलिए सेल के ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, ईएमएफ का मतलब क्या भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है ईएमएफ, ईएमएफ का क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं भाई इसको, तो इसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट्स नथिंग बट इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। कब भाई, जब सर्किट ओपन हो, मतलब जैसे हम सेल की बात क्यों कर रहे हैं यहां पे, तो सेल है यानी इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और नेगेटिव टर्मिनल ये उच्च विभव पे और ये निम्न विभव पे। इनको हमने किसी तार के सहायता से जोड़ा तो नहीं है ना, कनेक्ट नहीं किया ना। अगर हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, ओपनली छोड़ा हुआ है इस तरीके से, तो ये अल्टीमेटली क्या उत्पन्न करे भाई, तो दोनों सिरों के बीच यहां पर, दोनों सिरों के बीच में यहां पर क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। किंतु अगर मैंने इन दोनों को एक किसी बल्ब के सहायता से, किसी रेजिस्टेंस के सहायता से जोड़ दिया, तो अब इसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी। अगर इसमें से धारा प्रवाहित होने लगी तब इन दोनों सिरों के बीच के विभव का जो अंतर होगा उसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं विभवांतर। कब, जब सर्किट ओपन हो, सीधे सीधे समझिए। विभवांतर कब, जब सर्किट कैसी हो भाई, क्लोज हो,
सर्किट कैसी हो, क्लोज हो, सर्किट कैसी हो, बंद हो, परिपथ जब बंद हो तब, और परिपथ जब खुला हो, परिपथ जब कैसा हो, खुला हो, परिपथ जब खुला होगा तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कह रहे हैं सर्किट क्लोज होने पर, वही जब सर्किट ओपन होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, है ना, वी वा ब ऐसा भी लिखते हैं, विद्युत वाहक बल। जैसे यहां पे ईएमएफ लिखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सेल के अंतिम विभवांतर पद से आप क्या समझते हैं? तो सेल के अंतिम विभवांतर पद का मतलब क्या हुआ भैया? तो सेल का जो विभवांतर है हम उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि अगर एक प्लग हटा दिया जाए तो सर्किट में करंट क्यों नहीं आता? ऐसा कह रहे हैं कि यहां पर अगर मैंने जो लगाया था सर्किट में क्या की कुंजी, यहां लगा लेते कुंजी, अगर कह रहे हैं कि कुंजी को, ऐसा जो कुंजी लगा हुआ है इस कुंजी को मैं हटा देता हूं, मतलब मैंने अभी आपको दिखाया था ना प्रैक्टिकल में, मैं उस कुंजी को क्या करूं, निकाल दूं, तो इसमें से सर्किट कैसा हो जाएगा? तो सर्किट ये खुला हो जाएगा। और अगर सर्किट, अगर परिपथ खुला है तो खुले परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। विद्युत धारा के प्रवाहित होने का कंडीशन है कि परिपथ बंद होना चाहिए और एक सिरा उच्च विभव पर होना चाहिए, दूसरा सिरा निम्न विभव पर होना चाहिए, तभी विद्युत धारा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई भाई, अगर प्लग हटा देंगे तो सर्किट क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई, ओपन हो गई, खुला हो गई, इस कंडीशन में विद्युत धारा नहीं बहेगी। कंडक्टर के माध्यम से करंट प्रवाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करनी है, मतलब चालक से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करना है, ठीक है ना, किसी चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो भैया चाहिए एक टर्मिनल, ये रहा चालक, इसका ये वाला टर्मिनल किस पे चाहिए? तो ये चाहिए मेरे को उच्च विभव पे, ए हो गया मेरा उच्च विभव पे, ये बी हो गया मेरा किस पे? तो ये हो गया मेरा निम्न विभव पे। और उच्च विभव निम्न विभव होने के साथ साथ ये एक सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। कैसे कंप्लीट होनी चाहिए सर्किट, है ना, इसका जो परिपथ है वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो किसी चालक से धारा प्रवाहित होने के लिए पहली शर्त है कि परिपथ बंद होना चाहिए और उस चालक का एक सिरा उच्च विभव तथा दूसरा सिरा निम्न विभव पर हो। तो हमेशा ही उच्च सिरे मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो 6 प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन ये रहे, और भी एक कर लेता हूं मैं। 7वें क्वेश्चन पे आता हूं। इस प्रयोग में यह सलाह दी जाती है कि जब प्रेक्षण नहीं लिए जा रहे हो तो कुंजी को प्लग से निकाल दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम ऐसा समझिए, अगर कुंजी लगी है तब क्या होगा भाई? तब इसमें से मतलब जो प्रतिरोध है, जो वायर है, उसका जो प्रतिरोध होगा, अल्टीमेटली मैं उसको प्रतिरोध कह लेता हूं, प्रतिरोध से धारा बहने पर, प्रतिरोध से धारा बहने पर प्रतिरोध का तापमान बढ़ने लगता है। क्या होगा? प्रतिरोध का तापमान बढ़ने लगता है। अब आपको पता है अगर तापमान बदल जाएगा तो ओम का नियम विफल हो जाएगा। तापमान बढ़ने लगता है तथा तापमान वृद्धि के कारण ओम का नियम विफल हो जाता है। क्या समझ में आया भैया? कि ओम का नियम काम नहीं करता। ओम के नियम की पहली कंडीशन थी कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सभी भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए भाई? स्थिर रहनी चाहिए। कौन कौन सी? लंबाई, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, दाब, ये सब कांस्टेंट रहना चाहिए, तब ओम का नियम लगा। लेकिन कुंजी अगर लगी हुई रह रही है तो उसमें करंट बहता रहेगा, मुझे रीडिंग नहीं लेना है, फिर भी उसमें करंट बढ़ रहा है। करंट बह रहा है मतलब रेजिस्टेंस में से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो ये ओम्स लॉ विफल हो जाएगा भैया। तो इसलिए जब रीडिंग लेनी होती तभी कुंजी लगाते हैं, और नहीं तो उस कुंजी को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? तो चलिए भाई, इस तरीके से हम अपने तय कमिटमेंट के अनुसार आपको अब कवर अप करा चुके हैं क्या भाई? तो कंप्लीट प्रैक्टिकल, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी दिखाया, आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना कैसे ये भी बता दिया, आपको एग्जामिनेशन में भी भैया ये प्रैक्टिकल लिखने होंगे। तो ध्यान रखिएगा पूरे स्टेप्स की किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक सामग्री, फिर हमने लिखी थी सिद्धांत, फिर हमने लिखे थे उस प्रयोग को मतलब प्रोसीजर उसका कैसे हमने प्रयोग को किया,
फिर प्रयोग के बाद हमने बनाया क्या, प्रेक्षण सारणी। अच्छा, जो हम प्रयोग कर रहे होंगे तब उसमें एक डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है ना, कि भैया कैसे कैसे सर्किट डायग्राम्स क्या है, वो पूरी सर्किट डायग्राम ड्रॉ भी करेंगे। इसके बाद क्या, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी के बाद क्या करेंगे भाई, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसका निष्कर्ष लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, और रिजल्ट के साथ ही साथ हम ग्राफ भी बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के बाद हमने क्या किया था, तो हमने सावधानियों की बात करी थी कि कौन कौन सी सावधानियां हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर आपको आंसर देने होते हैं। तो भाई जिस तरीके से आप अभी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने हैं, एंड मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। सीबीएसई का अल्टीमेट मतलब है यहां एनसीईआरटी से, एंड आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, आपका कोर्स कंटेंट है भैया एनसीईआरटी, एंड ये सारे वीडियो सब कुछ बनाई गई है एनसीईआरटी बेस्ड। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या फिर स्पोकन इंग्लिश चाहते हैं तो भी बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम इन सभी डिनोमिनेशंस को डील करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यूपी एंड बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज की सीरीज, पूरा कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, बहुत कुछ है भाई। अब तो हम प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने लग गए हैं, है ना। चलिए, तो जिस तरीके से भाई आप अब तक पूरा कोर्स कंटेंट फ्रीली एक्सेस करते आ रहे हैं, आप चाहें तो अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है, तो सैंपल पेपर को भी ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो कीजिए एंड फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए अपने सैंपल बुक्स, ई बुक्स एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिजाइन है मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, इसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी। एंड कोई भी सजेशंस, कोई सुझाव है आपके पास, वो जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचा दीजिए। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो जल्दी आप तक पहुंच जाती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि हम लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए, मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में एक और नए प्रैक्टिकल्स के साथ, लाइव प्रैक्टिकल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।